नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैंक ग्राहक के प्रकार, जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में पढ़ाया जाता है। बैंक के ग्राहक वे सब व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं होती हैं जो बैंक में खाता खोलते हैं, किंतु बैंक एवं ग्राहकों के व्यावसायिक संबंधों में बैंक को बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। बैंक में खाता खोलने के साथ ही बैंक और ग्राहक के बीच एक प्रसंविदा या कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति पैदा होती है। भारतीय प्रसंविदा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत ग्राहक में प्रसंविदा करने की वैधानिक क्षमता होनी जरूरी है, अर्थात ग्राहक जो बैंक में खाता खोलता है वह वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो तथा वैधानिक अयोग्यताओं से मुक्त हो, तो ही वह बैंक में खाता खोल सकता है। बैंक में ग्राहकों के प्रकार। बैंक के ग्राहक दो तरह के हो सकते हैं, व्यक्तिगत ग्राहक और संस्थागत ग्राहक। इस वीडियो में हम व्यक्तिगत ग्राहक के बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन होते हैं व्यक्तिगत ग्राहक? अवयस्क ग्राहक, पागल ग्राहक, शराबी ग्राहक, विवाहित महिला, पर्दानशीन महिला, निरक्षर ग्राहक, संयुक्त खाता ग्राहक, प्रशासक अथवा निष्पादक खाता ग्राहक, प्रणयशी खाता ग्राहक, नेत्रहीन व्यक्ति ग्राहक, निस्तारक खाता ग्राहक, वादेशक या सॉलिसिटर खाता ग्राहक, एजेंट के रूप में ग्राहक। अब हम इन सब खातों को एक एक करके पढ़ते जाते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हैं व्यक्तिगत खाते वाले ग्राहक, जिसमें नाबालिग या अवयस्क खाते। नाबालिग या अवयस्क ग्राहक से अभिप्राय बैंक के उस ग्राहक से हैं जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, अथवा वयस्कता प्राप्ति से पूर्व यदि कोई कोर्ट ऑफ वार्डर्स के द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति की आयु 21 से कम है तो उसे हम कहेंगे अवयस्क। और अवयस्क अगर खाता खोलता है तो क्या स्थिति होती है? दो प्रकार की स्थिति हो सकती है अवयस्क खाता खोलने में। बैंकों द्वारा प्राय अवयस्क को बचत खाता खोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वह चालू खाता नहीं खोल सकता। केवल विशेष परिस्थितियों में ही वह चालू खाता खोल सकता है। नाबालिग का बचत खाता दो तरह की अवस्थाएं हो सकती है। जब आयु 10 वर्ष से कम हो। यदि 10 वर्ष से कम आयु के नाबालिग व्यक्ति का बचत खाता उसके सहज अभिभावक अथवा कोर्ट द्वारा मनोनीत अभिभावक के साथ खोला जा सकता है, जिसमें खाते के परिचालन का अधिकार उसके अभिभावक का ही होता है, पर न्यायालय द्वारा मनोनीत अभिभावक को अवयस्क के खाते के परिचालन का अधिकार नहीं होता है। जब 10 वर्ष से अधिक की आयु हो तो ऐसे अवयस्क को अपने नाम से बैंक में बचत खाता खोलने तथा उसके परिचालन का अधिकार दिया गया है। कुछ बैंकों ने जमा शेष की अधिकतम 50,000 रुपये तथा बचत खाता से निकालने की एक बार में अधिकतम राशि 10,000 रुपये तक निर्धारित कर रखी है। ऐसे नाबालिग के लिए सावधि जमा की कोई सीमा नहीं है, किंतु बैंक इस खाते के विरुद्ध ऋण देने तथा देय तिथि से पूर्व भुगतान करने हेतु मनाही है। अवयस्क का खाता खोलने से पहले किन किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी जन्म तिथि की सत्यता की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नाबालिग के बालिग होने अथवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर खाते के परिचालन हेतु अभिभावक अथवा अभिभावक की अनुपस्थिति में बैंक के किसी ग्राहक से उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करा लेना जरूरी है। अभिभावक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में खाते का रुपया नाबालिग के बालिग हो जाने पर अथवा न्यायालय द्वारा मनोनीत अभिभावक को नाबालिग की देखरेख हेतु दिया जा सकता है। नाबालिग की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते की रकम अभिभावक को दी जा सकती है। अवयस्क को ऋण। बचत खाते में अवयस्क को ऋण देना
उचित नहीं है, क्योंकि कुछ वैधानिक अपवादों को छोड़कर बैंक ऋण के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अवयस्क द्वारा लेखा पत्रों पर हस्तांतरण या प्रक्रमण के लिए एंडोर्समेंट अगर करता है या ट्रांसफ़र करता है तो उसके लिए उसे उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। अतः ऐसे लेखों में सावधानी बरतनी जरूरी है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार अवयस्क व्यक्ति को फर्म के लाभ के लिए साझेदार बनाया जा सकता है, पर फर्म के ऋणों के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अतः साझेदारी फर्म में खाता खोलने एवं परिचालन करने में बैंक को विशेष सावधानी रखनी जरूरी है। नाबालिग द्वारा ऋण की गारंटी देने की स्थिति में वैधता के अभाव में बैंक को गारंटर के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होता है। अतः नाबालिग की गारंटी बैंक को नहीं लेनी चाहिए। नाबालिग एजेंट नियुक्त हो सकता है, किंतु उसके कार्यों के लिए प्रधान ही उत्तरदायी होगा, नाबालिग नहीं। अगला है हमारा कि इस नाबालिग की नियुक्ति के साथ ही कई बार ऐसा होता है कि नाबालिग के साथ संयुक्त खाता खोला जाता है। तो जब कोई व्यक्ति वयस्क के साथ संयुक्त खाता खोलता है तो बैंक इस खाते में अधिविकर्ष की सुविधा देता है। तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा अधिविकर्ष राशि ले लेने पर अवयस्क का कोई उत्तरदायी नहीं होता है। केवल वयस्क व्यक्ति ही उस अधिविकर्षित राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। ये ध्यान में रखना है आपको कि जब भी हम अवयस्क का खाता खोलते हैं तो इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखकर ही काम करेंगे। पागल ग्राहक। पागल व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो अपने द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों पर अपने हितों का प्रभाव समझने में असमर्थ हो। दूसरे शब्दों में अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति पागल माना जाता है और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी अनुबंध व्यर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यदि पागल व्यक्ति द्वारा किए गए अनुबंध कानूनी दृष्टि से अवैध हैं तथा व्यर्थ होते हैं तो वह ग्राहक नहीं बन सकता किसी भी बैंक का और न ही उसे अनुबंध की पूर्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर कोर्ट द्वारा पागल घोषित होने के बाद में उस व्यक्ति की संपत्ति की देखरेख के लिए संरक्षक कोई नियुक्त होता है तो ऐसे संरक्षक को पागल ग्राहक के खाते पर चेक लिखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसी व्यक्ति के पागल हो जाने के बाद उसके द्वारा पहले नियुक्त एजेंट के भी सब अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यानी पागल अवस्था से पहले अगर उसने किसी को एजेंट नियुक्त किया है तो वो सब अधिकार उसके समाप्त हो जाएंगे। शराबी ग्राहक। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत एक शराबी मानसिक असंतुलन के कारण प्रसंविदा करने के अयोग्य एवं असक्षम होता है। अतः यदि शराबी बैंक में भुगतान हेतु चेक प्रस्तुत करता है तो बैंक को या तो भुगतान नहीं करना चाहिए या भुगतान करते समय 2 व्यक्तियों की गवाही लेनी चाहिए। विवाहित महिला ग्राहक। भारतीय संविधान में बिना लिंग भेद के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हैं और भारतीय विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 के अंतर्गत भी विवाहित महिलाओं को अपनी पृथक संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। वे अपने द्वारा अर्जित धन को एक सामान्य ग्राहक के रूप में बैंक में पृथक खाता खोलकर बैंक से व्यवहार कर सकती हैं। वे बैंक से ऋण ले सकती है, बैंक खातों में अधिविकर्ष ले सकती हैं और वे अपने बैंक खातों में व्यवहार के किए गए सभी व्यवहार के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होती हैं। विवाहित महिला को दिया गया बैंक ऋण उस विवाहित महिला की व्यक्तिगत संपत्ति से ही वसूल किया जा सकता है, उसके पति की संपत्ति से नहीं। इसी प्रकार पति के ऋणों के लिए पत्नी की संपत्ति से वसूली नहीं की जा सकती है। अतः विवाहित महिलाएं अपने स्वयं के दायित्वों के लिए
खुद ही जिम्मेदार होती है। जब कभी उनके पति उनके लिए प्रतिभूति यानी गारंटी देते हैं या स्वयं उत्तरदायित्व उठाने की स्वीकृति देते हैं, तभी पति पत्नी के दायित्वों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, अन्यथा नहीं। पर्दानशीन महिला ग्राहक। पर्दानशीन महिला से अभिप्राय उस महिला से है जो अपनी जाति या समुदाय की प्रथा के अनुसार पर्दा करती है तथा गैरों के सामने नहीं आती है अथवा गैरों से पूर्ण पृथकता का पालन करती है, अपने परिवार वालों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार नहीं करती है। तो भारतीय कानूनों में ऐसे महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि प्राय उनके द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों में यह मान्यता रहती है कि ऐसी महिला ने अनुचित प्रभाव में आकर अनुबंध किया हो और उसमें स्वतंत्र सहमति का अभाव हो। ऐसी महिला के अनुबंध में वास्तविक अभिप्राय से पूर्णतः वह अवगत न हो। पर्दानशीन महिलाओं से अनुबंध में प्रतिपक्ष पर ही यह सिद्ध करने का दायित्व डाला गया है कि पर्दानशीन महिला द्वारा किया गया अनुबंध उक्त दोनों दोषों से मुक्त है, अर्थात अनुबंध में न तो अनुचित प्रभाव से अनुबंध किया गया है और उसको अनुबंध का अभिप्राय भी पूर्णतः मालूम था। अतः बैंक को पर्दानशीन महिलाओं का खाता खोलने में बड़ी ही सावधानी रखनी चाहिए। उससे भी अधिक सावधानी उसके द्वारा किए गए बैंक व्यवहारों में रखने की जरूरत है। व्यवहार में बैंक प्राय अशिक्षित पर्दानशीन महिलाओं का खाता नहीं खोलते हैं और शिक्षितों के खाते खोलने में भी सावधानी रखते हैं। ऐसे खातों में ऋण या अधिविकृत स्वीकार करना उपयुक्त नहीं होता है। बैंकों को ऐसे खातों के ऊपर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। निरक्षर अथवा अशिक्षित ग्राहक। निरक्षर से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो न तो अपने हस्ताक्षर करने में समर्थ है और न ही पढ़ लिख सकता है, फिर भी बैंक में उसको अपना बचत खाता तथा सावधि जमा खाता खोलने का अधिकार है। अतः वह अपना खाता बैंक में खोल सकता है, लेकिन इसके लिए बैंक को विशेष सावधानी रखनी आवश्यक होती है। जैसे कि अशिक्षित ग्राहक को निर्धारित आवेदन पत्र पर उसके हस्ताक्षर के स्थान पर नमूने के रूप में उसके बाएं हाथ का अंगूठा लगवाकर उसके परिचित व्यक्ति से गवाही लेनी पड़ती है। सरल पहचान के लिए निरीक्षक ग्राहक को 2 फोटो लेनी चाहिए, एक पहचान यानी पासबुक पे लगाने के लिए तथा दूसरा नमूने के हस्ताक्षर कार्ड पर चिपकाने के लिए, ताकि आहरण के समय पहचान में सरलता हो। निरक्षर ग्राहक को बैंक से रुपया निकालने तथा ऋण लेते समय स्वयं बैंक में उपस्थित होना जरूरी होता है। ऐसे ग्राहक को अंगूठे का निशान बैंक अधिकारी के सामने लगाना होता है और उसे बैंक अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। सावधानी के तौर पर अंगूठा निशानी की तस्दीक करा लेनी चाहिए। साधारणतया निरक्षर व्यक्ति का चालू खाता नहीं खोला जाता है, क्योंकि उसमें चेक सुविधा उपलब्ध कराने में बैंक के सामने अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। निरक्षर व्यक्ति को ऋण देने में भी सावधानी की जरूरत होती है। यथासंभव ऐसे व्यक्ति को दिए जाने वाला ऋण एवं उसके अंगूठे के निशान की पुष्टि किसी पुराने ग्राहक से करवा लेनी आवश्यक होती है। संयुक्त खाता धारक। जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बैंक में खाता खोलते हैं तो ऐसे खातों को संयुक्त खाता कहा जाता है। यद्यपि प्राय ऐसे व्यक्ति वयस्क होते हैं, परंतु संयुक्त खाता खोलने में अवयस्क व्यक्ति भी पक्षकार हो सकता है, किंतु वह नाबालिग स्वयं को या उसकी संपत्ति व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी नहीं हो सकती। संयुक्त खाते के संबंध में एक बैंक को निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। जैसे संयुक्त खाता खोलते समय सभी सम्मिलित पक्षों के प्रार्थना पत्र नमूने के हस्ताक्षर कार्ड पर हस्ताक्षर लेने के साथ साथ उन सब का नाम बैंक के सभी प्रपत्रों में लिखा जाना चाहिए। संयुक्त खाता परिचालन के संबंध में स्पष्ट निर्देश सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर युक्त लेना जरूरी है और इन्हीं के अनुरूप खाते का परिचालन किया जाना चाहिए। संयुक्त खाता परिचालन के लिए अधिकृत पक्ष सब संयुक्त खातेदारों की सहमति के बिना
किसी अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता। संयुक्त खाते का कोई भी संबद्ध खातेदार किसी अन्य खातेदार द्वारा जारी चेक के भुगतान को रोक सकता है। संयुक्त खाता खोलते समय बैंक को ये स्पष्ट निर्देश ले लेना चाहिए कि खाते का परिचालन सभी खाता अधिकारियों द्वारा किया जाएगा अथवा एक या उससे अधिक अथवा जीवित बचने वाले खातेधारी द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार। इस निर्देश का उल्लेख बैंक के समस्त प्रपत्रों एवं खातों में ऊपर कर देना चाहिए ताकि खाते के परिचालन के समय इसे ध्यान में रखा जा सके। संयुक्त खाते में ऋण एवं अधिविकर्ष के बारे में भी स्पष्ट निर्देश लेना चाहिए कि ऋण का संयुक्त दायित्व होगा अथवा संयुक्त एवं पृथक। संयुक्त दायित्व की अवस्था में ऋण के भुगतान का दायित्व जीवित व्यक्तियों के ऊपर ही रहेगा। मृतक खातेदारी के उत्तराधिकारी को ऐसे ऋण की वसूली के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। यदि संयुक्त खाते में ऋण के लिए खातेदारियों ने संयुक्त एवं पृथक दायित्व के रूप में लिया है तो बैंक संयुक्त रूप से अथवा किसी एक खातेदारी से भी ऋण वसूल कर सकता है। यहाँ तक कि मृतक खातेदारी के उत्तराधिकारियों अथवा मृतक की संपत्ति से भी बकाया की वसूली बैंक कर सकता है। संयुक्त खातेदारी की मृत्यु की दशा में जब संयुक्त खातेदारी में से किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो केवल दो खातेदारों की अवस्था में जीवित बचा खातेदारी तथा अनेक खातेदारियों की अवस्था में जीवित बचे सभी खातेदारी उस खाते के स्वामी मान लिए जाते हैं। किंतु भविष्य में किसी दिक्कत से बचने के लिए बैंक पुराना संयुक्त खाता बंद करके जीवितों को नया संयुक्त खाता खोल देता है। संयुक्त खाताधारी का दिवालियापन या पागलपन की अवस्था में यदि संयुक्त खाते के खातेदारियों में से कोई भी खातेदारी दिवालिया हो जाए अथवा पागल हो जाए तो ऐसी अवस्था में दिवालिया या पागल का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए बैंक को यह संयुक्त खाता तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि दिवालिया घोषित हो जाने पर दिवालिया खातेदारी की समस्त संपत्ति सरकारी निस्तारक को तथा पागल हो जाने पर उसकी संपूर्ण संपत्ति वैधानिक संरक्षक अथवा व्यवस्थापक के अधिकार में चली जाती है। अतः ऐसी अवस्था में बैंक को संयुक्त खाते पर लिखे गए चेक का भुगतान बिना अधिकृत हस्तांतरित के हस्ताक्षरों के नहीं करना चाहिए। संयुक्त खाते पर कुर्की आदेश यदि सक्षम न्यायालय संयुक्त खाते के सभी खातेदारों पर कुर्की आदेश जारी करता है तो बैंक इन खातेधारियों को राशि का भुगतान बंद कर देगा। किंतु यदि संयुक्त खाते के किसी एक खातेदार के पृथक खाते पर सक्षम न्यायालय कुर्की आदेश जारी करता है तो बैंक केवल उस पृथक खाते में भुगतान रोकने का अधिकारी होगा। पति पत्नी का संयुक्त खाता पति पत्नी अगर दोनों वैधानिक दृष्टि से सक्षम हैं तो बैंक में संयुक्त खाता खोल सकते हैं। संयुक्त खाता खोलने का पति का उद्देश्य पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को वैधव्य काल की आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति दिलाना है, तो पति की मृत्यु हो जाने पर बैंक के शेष राशि पत्नी को प्राप्त होने का अधिकार है। यह तभी संभव होगा जबकि बैंक ने खाता खोलते समय अथवा पति की मृत्यु के पूर्व ही यह स्पष्ट करा लिया हो कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का उस खाते की राशि पर पूरा हक होगा। किंतु यदि पति अपनी पत्नी को संयुक्त खाते में केवल भुगतान संबंधी सुविधा ही प्रदान करना चाहता है तो पति की मृत्यु हो जाने पर उस खाते की जमा राशि पर वैधानिक उत्तराधिकारी का ही अधिकार होगा, पत्नी का नहीं। अतः बैंक को संयुक्त खाताधारी के लिए इन विशेष व्यवस्थाओं का ध्यान में रखना बहुत अधिक आवश्यक है। प्रशासक अथवा निष्पादक जब बैंक का कोई ग्राहक मर जाता है और उसकी संपत्ति के बारे में विवाद खड़ा हो जाता है तो सक्षम न्यायालय उस मृत व्यक्ति की संपत्ति की व्यवस्था दो प्रकार से कर सकता है। प्रथम, प्रशासक द्वारा संपत्ति की व्यवस्था। जब कोई व्यक्ति
बिना वसीयतनामा लिखे ही मर जाता है, तो सक्षम न्यायालय ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की व्यवस्था के लिए प्रचलित कानून के अधीन मृतक के निकटतम रिश्तेदार को उसका प्रशासक नियुक्त कर देता है। इस नियुक्ति आदेश को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। यह प्रशासक अपने प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत ही कार्य करता है। निष्पादक द्वारा संपत्ति की व्यवस्था। जब मृतक व्यक्ति कोई वसीयत लिखता है और उसकी संपत्ति की व्यवस्था हेतु सक्षम न्यायालय उसके अनुसार जिस व्यक्ति को व्यवस्थापक नियुक्त करता है उसे निष्पादक कहा जाता है और उसको नियुक्ति पत्र को प्रोबेट कहा जाता है। साधारणतः न्यायालय द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों को निष्पादक अथवा प्रशासक के रूप में नियुक्ति की जाती है, किंतु व्यवहार में इनमें से कोई एक ही प्रबंध करता है। उसकी मृत्यु के बाद दूसरे व्यवस्था का कार्यभार ले लेता है। अंतिम की मृत्यु पर मृतक निष्पादक द्वारा पूर्व मृतक की संपत्ति की व्यवस्था की जाएगी। एकमात्र प्रशासक की मृत्यु पर न्यायालय दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। निष्पादक तथा प्रशासक की योग्यता। भारतीय कानूनों के अंतर्गत केवल वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति ही प्रशासक अथवा निष्पादक के रूप में नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके संदर्भ में अनेक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना होता है, जिसके अनुसार अवयस्क अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को निष्पादक अथवा प्रशासक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को प्रशासक या निष्पादक नियुक्त करना अवैधानिक है। प्रशासक एवं निष्पादक के साथ व्यवहार में सावधानी। बैंक खाता संचालन। ग्राहक की मृत्यु की सूचना के तुरंत बाद ही बैंक को उसका खाता बंद कर देना चाहिए और प्रशासक अथवा नियुक्ति आदेश की पर्याप्त जांच के बाद उसके अनुरूप प्रशासक या निष्पादक के आदेशों की पालना करनी चाहिए। यदि बैंक उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर के आदेशों पर किसी को ऋण आदि स्वीकार कर देता है तो मृतक की संपत्ति उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। अतः बिना अधिकार के निष्पादक अथवा प्रशासक के आदेशों पर भुगतान करना उचित नहीं होगा। निष्पादक अथवा प्रशासक के दायित्व। उनके दायित्व मृतक की संपत्ति के मूल्य तक ही सीमित है। वे व्यक्तिगत रूप से केवल उन कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे जो उन्होंने नियुक्ति के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किए हैं। न्यायालय के एक निर्णय में यह कहा गया है कि यदि प्रशासक या निष्पादक मृतक के व्यापार का संचालक करते हैं तो व्यापार के दौरान उत्पन्न दायित्वों के प्रति उन्हें व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यद्यपि उन्हें ऐसी क्षति की पूर्ति मृतक की संपत्ति से कराने का हक प्राप्त है और मृतक की संपत्ति कम पड़ने पर वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। प्रशासक अथवा निष्पादक द्वारा कोषों के दुरुपयोग पर रोक एवं नियंत्रण। बैंकर का यह दायित्व है कि वे प्रशासक अथवा निष्पादक द्वारा मृतक के जमा कोषों का दुरुपयोग न होने की सावधानी बरते। बैंक द्वारा किसी ऐसे ग्राहक की मांग के भुगतान की मनाही को उचित ठहराने के लिए जो कि एक निष्पादक हो और जिसने निष्पादक के रूप में चेक आहरित किया हो, तो बैंक को यह सिद्ध करना होगा कि निष्पादक की मंशा धन के दुरुपयोग करने या प्रन्यास भंग करने की है। बैंक प्रन्यास राशि के दुरुपयोग की मंशा में सहभागी नहीं रहा है। अर्थात ये सब काम दुरुपयोग से संबंधित सभी कार्य जो है वो बैंक को सिद्ध करने होंगे कि निष्पादक की क्या मंशा